अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर 15 है और आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे जो कि एमएस एक्सेल के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एमएस एक्सेल पे आ जाती हूँ और यहाँ पर आकर मैं कुछ डाटा सा ऐड कर लेती हूँ। कुछ डाटा यानी कि हमें इसमें एक्चुअल डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हम ऐड करना सीखेंगे कि आप फार्मूले के ज़रिए ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कैसे कर सकते हो और उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ टेबल फॉर्म में कुछ डाटा को ऐड कर रही हूँ ताकि मैं उसको इजीली आप लोगों के लिए डेमो पर्पस में बना सकूँ और आपको आसानी से समझा सकूँ। कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर फार्मूला के थ्रू करेंगे, लेकिन हम कुछ चीज़ें जो है वो विदाउट फार्मूला करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सम टाइम अपना टाइम बचाने के लिए जल्दी से काम करना होता है और फार्मूले हमें इतनी देर तक याद नहीं रहते, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप किसी फार्मूले पे काम कर रहे होते हैं ना एमएस एक्सेल में, तो उससे पहले आप लोगों को एक सेल पे क्लिक करके उसमें इक्वल लगाना चाहिए। इक्वल इसलिए लगाना चाहिए होता है क्योंकि उसको आप लॉजिक ऑपरेटर कह सकते हो। ऑपरेटर होता है जो कि ऑपरेट करता है पूरे फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ से मैं कुछ डाटा को सम करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस पूरे को सिलेक्ट करके सम कर लूँगी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे परफॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों ने भी सेम यही फार्मूला लगाना है। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का फार्मूला लगाती हूँ, प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मल्टीप्लाई के लिए मैं यूज़ करूँगी प्रोडक्ट का फार्मूला। यहाँ पर प्रोडक्ट पे क्लिक करके टैब का जो बटन है उसे प्रेस करूँगी और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं इन दोनों को सिंपली सेलेक्ट करके ओके कर दूँगी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सेम अगर आप यही चीज़ करना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड डाउन करके नेक्स्ट ले जाओ, तो ये अभी आपको एक फार्मूला दे सकते हैं जिसे हम फ्लैश फिल भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं इनके कलर थोड़े चेंज कर देती। ग्रीन वाला है ये आपके पास सम है और जो आपके पास येलो में है ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब हम समटाइम हमें होता है कि अगर हम लोग दो सेल्स को डिवाइड करें तो उसका क्या आंसर आएगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं जो हम याद नहीं रख पाते, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ। आपने इक्वल लगा के सेल नंबर 1 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और डिवाइड आपके पास कीबोर्ड के ऊपर उसका एक साइन बना होता है, उस साइन को आपने प्रेस करनी, डिवाइड का जो होता है। ठीक है, उस की को आपने प्रेस करके दूसरे वाले सेल को सेलेक्ट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगे। सेम इसी तरह मैं दूसरे सेल्स के साथ भी ऐसे ही करूँगी और यहाँ पर थर्ड वाले के साथ भी मैं ऐसे ही करूँगी ताकि आप लोगों को एक चीज़ की प्रॉपर समझ आ जाए। ठीक है, ऊपर आप लोग फार्मूला बार में देख सकते हो कि आपको फार्मूला भी शो हो रहा होगा। ठीक है, देन यहाँ पर मैं आपको माइनस करना सिखाऊंगी कि अगर आपने एक सेल में से दूसरे सेल रेंज को माइनस करना है तो उसके लिए इक्वल टू का साइन आपने लगाना है और देन आपने सेल नंबर 1 को सिलेक्ट करके माइनस का सेल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, देन आप लोगों ने माइनस लगाना है। इक्वल टू मतलब आपने सबसे पहले इक्वल टू लगाना है, देन आपने सेल 1 सेलेक्ट करना है, माइनस सेल 2 जो होगा उसको सिलेक्ट करके इक्वल कर देंगे, तो आपके पास उसका सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल होती है कि आप लोग अगर मैट्रिक्स बनाना चाह रहे होते हो, आपको होता है ना समटाइम आपने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, बट आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि इसका आंसर क्या है। तो आप लोग एक्सेल से उसका कैसे एक एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, उसको एक्सेल में डाल के उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करके उसका आंसर ले सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देती हूँ। ठीक है, करना क्या है कि आपने 3x3 के 2 कॉलम्स बना लेते हैं। ठीक है, 3x3 का मतलब ये है कि मैट्रिक ऑर्डर है 3 रोज़ 3 कॉलम मल्टीप्लाई बाय 3 रोज़ बाय 3 कॉलम। ठीक है, यानी कि 3 रोज़ हैं 3 कॉलम हैं, इसी को हम सेम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 रो और 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आसान नहीं होता समटाइम इसको ऐड अप करना या फिर इसको मैट्रिक फॉर्म में बनाना, थोड़ा सा मुश्किल होता है और ट्रिकी भी होता है, लेकिन ये बहुत इजी होता है। इस तरह हम लोगों ने एक टेबल पहले बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी गैप आ गया है, इस गैप को हम थोड़ा सा ख़त्म करेंगे क्योंकि हमने गैप तो नहीं लेकर आना, तो हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं कि इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं और ये जो बीच में सेल आ रहा है इसके अंदर हम लोग कुछ डाटा ऐड कर लेते हैं, रैंडम डाटा है। ठीक है, अगर आप लोग देखो तो ये मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं 0 1 0 0 0 1 और 1 1 0 इस तरह के कुछ होते हैं आई गेस सो। तो यहाँ पर मैं वो बनाने की कोशिश कर रही थी बट नहीं हो पा रहा, तो मैं अब इनको मल्टीप्लाई करना चाहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगी, इसको एक लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फार्मूला इसका है इक्वल टू एम मल्टीप्लाई। एम मल्टीप्लाई का मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा कि इस पूरे को सिलेक्ट किया, कोमा डाला, कोमा के बाद मैंने दूसरे पूरे वाले जो टेबल है अरे है उसे सेलेक्ट करके एंटर किया, तो क्या हुआ
इसका आंसर मेरे पास 1 आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने अपनी सेल्स रेंज ही सेलेक्ट नहीं की थी कि भाई ऑर्डर 3/3 का जो आंसर आना है मैट्रिक्स का वो हमें किस फॉर्म में चाहिए, 3/3 में ही चाहिए होगा ना आपको, क्योंकि जब आप लोग इनको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह होता है आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले 3/3 में हमें आंसर चाहिए, तो हम 3 सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेल नंबर 1 पे क्लिक करके ऊपर फार्मूला वाल में आपने जाके वहाँ फार्मूला लिखना है m मल्टीप्लाई का, देन टैब को प्रेस करना है। वहाँ पर आप लोगों ने ये टेबल नंबर 1 सेलेक्ट किया, फिर कोमा लगा के टेबल नंबर 2 सेलेक्ट किया। तो अब आप लोग देख सकते हो कि आपके पास ये आएगा। लेकिन आप लोगों ने जब ये सब को यानी कि दोनों टेबल सेलेक्ट कर लेने हैं सारा फार्मूला लगाने के बाद, देन आपने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। सिंपल एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह से आंसर नहीं आएगा। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे, देन आपके पास जाकर ये इसका आंसर आएगा मैट्रिक्स का, मैट्रिक फॉर्म में, 3/3 फॉर्म में। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को एक साथ प्रेस करेंगे तो ही आपके पास 3/3 में इसका आंसर आएगा। ओके हो गया। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पर ट्राई करना चाह रहे हैं मैट्रिक्स के और फार्मूलाज को आप देख सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा मेरे ख्याल से तो कोई मैट्रिक्स का और फार्मूला नहीं होगा जो कि आपको करना मुश्किल हो, क्योंकि ऐड करने की बात है तो आप 2 को ऐड आराम से ही कर सकते हो, आसानी से भी कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें MS एक्सेल के अंदर जो है ना वो इक्वेशंस ऐड करनी होती हैं, मैट्रिक्स का हमें वो बनाना होता है प्रॉपर, हमें मैट्रिक्स चाहिए होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स 3/3 नहीं मिलते, 2/2 नहीं मिलते, MS एक्सेल में कैसे मिलेंगे? तो वो आपको ऐसे मिलेंगे कि आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ से सिंपली इक्वेशन पे चले जाना है, ठीक है। इक्वेशन में जाने के बाद न्यू इक्वेशंस नीचे जो सबसे नीचे आएगा इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोग देखोगे कि आपके पास ऊपर ये डिफरेंस यानी कि ऊपर आप लोग देख सकते हो कि ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। कुछ ब्रैकेट्स आ रही होती हैं, छोटी बड़ी ब्रैकेट होती है, कर्ली ब्रैकेट होती है और जो भी ब्रैकेट होती है। देन यहाँ पर ये आपको मिलेगा मैट्रिक्स का ऑप्शन, यहाँ पर आपको 3/3 का मिल गया। इसको मैंने उठा के सिंपली ड्रैग कर लिया, जहाँ भी मैं इसको रखना चाह रही हूँ, जिस भी सेल में रखना चाहूँगी इसको सिंपली उठा के ड्रैग करके वहाँ रख लूँगी। और मैं यहाँ पर डाटा भी फिल करके आपको दिखा दूँगी, ताकि आपको इस चीज़ का प्रॉपर्ली आइडिया हो जाए कि भाई हाँ भाई ये इसमें हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने मैट्रिक्स के डाटा को फिल कर लिया। हाँ, आप लोग इसी तरह से MS एक्सेल के अंदर नहीं बल्कि MS वर्ड के अंदर आप लोग इसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि आई गेस सो कि आपके पास कोई ऐसी असाइनमेंट नहीं आती होगी जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपने मैट्रिक्स को MS एक्सेल के अंदर लिख के देना है। भाई ऐसा नहीं होता, वो आपको हमेशा असाइनमेंट्स का रिटर्न आपसे जो आंसर मांगते हैं वो आपको हमेशा इसी में मांगते हैं कि आपने इसको MS वर्ड की फॉर्म या डॉक्स की फॉर्म में हमें करके देना है, ठीक है। तो आप लोग MS वर्ड में भी सेम स्टेप है, इक्वेशन में जाकर मोर इक्वेशन पे जाएंगे, देन उसके बाद आपको इस तरह ऊपर से ऑप्शन दिखाई दे दिए जाएंगे, ठीक हो गया। बाकी भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। देखें कॉस थीटा वगैरह के इसमें जो है फार्मूला आ रहे होते हैं, आसानी से उसमें वैल्यू डाल के आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, एक अब हम लोग चीज़ सीखने जा रहे हैं, पाइवट टेबल। मैंने बहुत पहले लेक्चर में कहा था पाइवट टेबल हम समझेंगे। तो ये देख लें कि मेरे पास एक बहुत बड़ा जो है वो डाटा टेबल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। विदाउट सेलेक्ट किया अगर मैं इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगी ना तो ये इसने कोई जवाब नहीं देना, बल्कि ये उल्टा ही हो जाएगा सीन, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग शीट पे ही काम करेगा। आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने करना है सबसे पहले क्या है कि हम इसे कंट्रोल Z करते हैं, इसको टोटली ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद मैं पूरे के पूरे अपने टेबल को सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। इंसर्ट में जाऊँगी, पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगी और यहाँ से आप लोग देखो न्यू वर्कशीट पे मैंने क्लिक किया और मेरा जो डाटा है पाइवट फॉर्म में पूरा नेक्स्ट वर्कबुक शीट पे चला गया है, ठीक है। अब आपको ये साइड पे जो है फ़िल्टर्स कॉलम 1 रो 2 दिखाई दे रहे होते हैं। अच्छा, फ़िल्टर्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया था कि टेबल के अंदर फ़िल्टर क्या होता है। फ़िल्टर वो होता है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, A to Z करना चाहो, Z to A करना चाहो तो वो होता है। लेकिन पाइवट टेबल में ये ऐसा नहीं होता। फ़िल्टर की के अंदर आप जो चीज़ें ऐड करते हो ना, अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ फ़िल्टर्स के अंदर से कोई भी चीज़ लेनी है तो मैं फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करके इंग्लिश के मार्क्स चाहिए और साइंस के चाहिए तो वो मैं आराम से उठा सकती हूँ, ठीक है, दे सकती हूँ। ये अब आप देखो सारा ऊपर नीचे हो गया। इस पाइवट टेबल की हमें कोई समझ नहीं आ रही है कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो भाई हम इसके फ़िल्टर की के अंदर से सब कुछ को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और ख़त्म करने के बाद
हम लोग देखेंगे कि हमें क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं चाहिए। यहाँ पर आप फ़िल्टर में से जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसे डिलीट भी कर सकते हो। अच्छा, ये मोस्टली वो लोग यूज़ करते हैं जो ऑफ़िस वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज़ के डाटा को कलेक्ट करते हैं। एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखनी हो तो उसके लिए होता है। और अगर आप लोग कभी किसी गवर्नमेंट जॉब पे लग जाओ, आटे की चक्की, आटे का क्या रेट है, चावल का क्या रेट है, एक अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि अगर मैं इन सबको रिमूव कर देती हूँ और रिमूव करने के बाद मैं यहाँ से कुछ स्पेसिफ़िक डाटा को रखूँगी कि भाई मुझे जो है वो स्पेसिफ़िक डाटा दे दो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही बैठ के बनाओ, आप रिकमेंडेड पाइवट टेबल में से भी जो है वो ले सकते हो। रिकमेंडेड पाइवट टेबल आपको वो चीज़ दिखाता है जो कि एक ऑथेंटिक और रिकमेंडेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अब मेरे पास कोई एक सीक्वेंस में डाटा आ चुका है, क्योंकि इसको मैंने सीक्वेंस में रखने की कोशिश की थी। अब इस सारे को उठा कर मैं फ़िल्टर की में ले आती हूँ। अगर मुझे फ़िल्टर की में से कोई भी चीज़ चाहिए, सिंपली मैं उसके ऊपर प्रेस करूँगी और उसको वहाँ से गायब कर दूँगी। अगर एक डाटा चाहिए, ओके करूँगी, तो मेरे पास एक ही डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो पाइवट टेबल आपको समझ आ गया होगा कि अगर बहुत बड़ा आपके पास टेबल है और बहुत बड़े टेबल में से आपको सिर्फ कुछ बंदों का डाटा चाहिए ना, तो आप पाइवट यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप लुकअप्स के फंक्शन यूज़ कर सकते हो। लुकअप्स फंक्शंस को भी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। और लुकअप्स का फंक्शन भी आप लोगों को जो है वो बहुत काम देते हैं अगर किसी बड़े से डाटा में से आपको किसी एक छोटे से डाटा की ज़रूरत हो तो। लेकिन पाइवट टेबल भी आपको बहुत बड़े एग्रीकल्चरल डाटा का जो है वो दे देता है, रिस्पॉन्स दे देता है। अगर आपको देखना हो कि भाई 2021 में इसके क्या रेट्स जा रहे थे, तो आप पाइवट टेबल यूज़ कर सकते हो। 2022 में क्या कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप लोग स्टैट्स के स्टूडेंट हो तो पाइवट टेबल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम सीरीज़ और दूसरा जो इंडेक्स टेबल होते हैं ना, उनमें ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो खैर चलें, रिकमेंडेड पाइवट टेबल भी देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। तो रिकमेंडेड पाइवट टेबल को भी देखते हैं। तो उससे पहले देखें, अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो यहाँ पर आप लिख के सर्च कर सकते हो, ठीक हो गया। देन आप चलते हैं रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे। रिकमेंडेड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी ना, तो ये मुझे बता देगा कि आपको किस तरह का चाहिए, किस तरह का नहीं चाहिए एंड ऑल दैट, ठीक है। ये अब रिकमेंडेड पाइवट टेबल में टेम्पलेट्स बने हुए हैं। यहाँ से कोई भी आपको पसंद आया, आप इसको पिकअप करो, ओके करो और यहाँ पर ऐड कर दो। तो पिकअप मैंने किया तो ये मेरे पास ये कुछ आ गया, ठीक है। इसके देख सकते हो आप, फ़िल्टर अलग से लगे हुए हैं, रो एंड कॉलम अलग से हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इसकी सेपरेट अलग अलग है, ठीक है। तो ट्रेनिंग कोई इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती है एक्सेल के अंदर। एक्सेल बहुत ज़्यादा इजी है। एक्सेल आपका एमएस वर्ड से भी ज़्यादा इजी होता है, बिकॉज़ एक्सेल के अंदर आप लोग ना सारा काम फार्मूला लगा के कर लेते हो, लेकिन इतना भी नहीं इजी होता। खैर, ये है कि समझने वाले समझ जाए ना, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो फाइवर पे लोग अर्निंग कर रहे होते हैं और वो एमएस एक्सेल का यूज़ करके ही अर्निंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इतने कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं एट अ टाइम में। तो उनको जो है वो मैथ वर्कबुक्स बना कर देनी होती हैं, तो वो एक्सेल का यूज़ करके बना कर दे देते हैं, ठीक हो गया। देन यहाँ पर हमारे पास एड्स इन है। एड्स इन भी वही चीज़ है जो आप एमएस वर्ड के अंदर करते थे। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ जो आपके एमएस एक्सेल के काम के, ये सारे एमएस एक्सेल के काम के हैं। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं, वैसे आप खुद सर्च कर लीजिएगा, समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें बेशक, ठीक है। अपनी हद तक होता है। देखें, अगर आप लोग इसमें QR या स्कैन कोड एक्सेल में रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर QR या स्कैन कोड बना सकते हो, ठीक है। और फ़िलहाल तो यही था। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे लुकअप्स को, और आई होप कि आने वाले 2-3 लेक्चर हमारे लास्ट होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।